तो मालेगांव ब्लास्ट केस में एक सीन रचा गया जिसमें कि एक बाइक है जो बिना पेपर के ले ली गई, पैसे देके खरीद ली गई, पेपर लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कराए गए। उस बाइक में एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब था जिसे बाद में RDX बोल दिया गया, प्लस जो है दूसरा एक्सप्लोसिव के साथ में। जब ब्लास्ट हुआ तो कोई मारा नहीं गया। उसके बाद में एक दंगा हुआ जिसने पूरे के पूरे जो वहाँ की जो लोकेशन थी उसको उन्होंने कंटेमिनेट कर दिया। किसने कंटेमिनेट किया, कैसे किया, लेकिन ये जो बाइक यहाँ रखी थी और इसमें जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की कहानी कढ़ी गई कि भाई यहाँ इसमें RDX था। RDX कहाँ रखा था, वो एक इंटेलिजेंस का सेफ हाउस था जो सुधाकर चतुर्वेदी के घर का एड्रेस था। बिल्कुल। और जहाँ पे एक RDX मलता हुआ, रगड़ता हुआ या एक्सप्लोजिव रगड़ता हुआ एक दूसरा एक बंदा भी पाया गया जो कि ATS का था। तो और ये जो पूरी कहानी गढ़ी गई, इसमें फ्रेम करने के लिए 3-4 नाम पहले से फिक्स थे, जिसमें कि कर्नल पुरोहित भी एक नाम था। ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में उनको वहाँ से अरेस्ट करके ले जाने के बाद बीच बीच में ही बहुत सारी चीज़ें जो कंटेमिनेट किया गया, इसको जगह कंटेमिनेट किया, पूरी कहानी को एक नई कहानी बनाने की कोशिश की गई, जिसमें कि एक जो फॉरेंसिक वाला जो बंदा था उसको अपॉइंट किया गया डायरेक्टली बाय ATS बाईपासिंग दी हेड ऑफ द फोरेंसिक साइंस लैब। और वो उसने एक दूसरे मालेगांव ब्लास्ट के ऊपर पहले इन्वेस्टिगेट किया था, जबकि उसमें उसने बहुत डिटेल्ड काम किया था और इसमें बहुत ही शॉर्टी वर्क किया। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, कंसिस्टेंसीज नहीं है उसमें। और यही वो कोर्ट में भी जब वो गया है, अभी कुछ रिसेंटली जब केस चल रहा है, तो अब मुझे आप बताइए, मैंने इसलिए इसको सम अप कर दिया कि भाई ये पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर कर्नल पुरोहित को कैसे फंसाया गया, ये तो एक सीन हो गया। और इसमें उनकी जुड़ी हुई कड़ियां क्या थी और उसमें साध्वी प्रज्ञा कैसे आ गई और सुधाकर कैसे आ गई, वो तो बात की बात है ही बात। पर कर्नल पुरोहित का ओवरऑल उनको ट्रैप कैसे किया गया। देखिए, आप एक चीज बड़ी प्लेन सिंपल रखना, एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर एक या दो भी कड़ियां सस्पेक्ट हो जाए तो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का रेला हो जाता है। अगर उस दिन वो सूबेदार साहब और जो OC इंटेलिजेंस देवलाली थे, अगर वो उस दिन उस भाखड़े या जो भी नाम था उसका ATS का, उसको वो उस बिल्डिंग के फर्श के ऊपर एक्सप्लोजिव रगड़ते हुए नहीं देखते तो ये केस कहीं और निकल जाता। कहाँ निकल जाता? आज पुरोहित के से कि मेरे को फंसाया गया है, अगर वो नहीं होता और वो बोलते बाद में जब वो आके ATS वाले आए हैं। अच्छा, तो गवाही दी है देवलाली और गवाही है और ये रगड़ते हुए पाया गया। उसने बोला कि भाई दे रिपोर्टेड द मैटर ऑफ द चैनल, उन्होंने अपने तक बात नहीं रखी। और NIA को जब केस ट्रांसफर हुआ, मतलब वो एक लोकेशन जो एक सस्पेक्ट के का जो है जहां से उसने सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी की, उस जगह को कंटेमिनेट करते हुए एक ATS का ऑफिसर पाया गया। कंटेमिनेट नहीं बोलूंगा मैं, उसको पैडिंग करते हुए पाया गया। पैडिंग करते हुए, फ्रेमिंग के लिए उसने फ्रेमिंग के लिए पैडिंग करते हुए। और जब वो 2 जने उधर गए थे उस समय कोई वहां बैग नहीं था, लेकिन जब FSL वाले बाद में आए हैं, ATS वाले FSL वालों को लेकर आए कि ये भी एक एरिया है, कहानी को पूरा करने के लिए वहां पे एक बैग भी मिला जिसके अंदर डेटोनेटर और एक्सप्लोजिव। मैं अपनी कहानी को फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जो RDX बोला गया कि एक्सप्लोजिव था उस स्कूटर में, उस बाइक में, जो मालेगांव ब्लास्ट हुए इसके बाद में दंगे हुए, वो ब्लास्ट जिससे कि शीशे भी नहीं फूटे थे, अब बगल में रखे हुए बगल खिड़की के शीशे नहीं फूटे हुए थे, जिसको उन्होंने RDX बोल दिया था। तो उस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने वहां पे कि भैया RDX थी तो आई कहां से, तो आई रखी कहां थी, रखी थी इस सेफ हाउस में जो सुधाकर का घर था। और वहां पे वो बैग लेटर ऑन प्लेस किया जो पहले नहीं पाया गया, पहले नहीं था। तो देयर वर इनकंसिस्टेंसीज, और वो एक कहानी स्टोरी को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे फिल्म में गैप। दूसरा देखिए, हम लोग ना, हम तो फौज में तो वी हैंडल एक्सप्लोजिव्स। हाँ, एक्सप्लोजिव ऐसी कोई मजाक की चीज नहीं है।
अब आप अगर देखें कि नासिक, देवलाली, नासिक, मालेगांव, और देवलाली से नासिक और नासिक से इंदौर, मोटरसाइकिल बेसिकली इंदौर से आई, इंदौर से आई, और उसमें आईडी बना के लाई गई। अच्छा, मतलब एक्सप्लोजिव यहां रखा था। कहाँ पे? चतुर्वेदी के घर में। कहाँ पे सुधाकर? देवलाली में। देवलाली में, ओके। ठीक है, तो नॉर्मल रूट में क्या होता है कि मैंने एक मोटरसाइकिल प्रोक्योर की, मोटरसाइकिल में वहां से यहाँ लाता, यहाँ उसमें एक्सप्लोजिव लगाता आईडी बना के, और यहाँ से मालेगांव ले जाता। और ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोजिव यहाँ से ले गए इंदौर, इंदौर में आईडी तैयार हुई, और फिर वो वहां से गाड़ी चला के लेकर आए। आरडीएक्स लगा के एक आदमी गाड़ी वो एक जगह तक लाए, वहां से वो हैंडओवर हुई किसी और एज एन। आपको ये 2 पॉइंट हैं जो बहुत नियरेस्ट पॉइंट्स हैं। हाँ, इनको ना करके सोर्स जो है वो एक्सप्लोजिव जो है, अगर वो वही में पड़ा है कि बेसिकली आपको एक्सप्लोजिव एक पॉइंट पे जो कि क्लोजेस्ट टू दी ब्लास्ट साइट है, टारगेट एरिया, लेकिन वो वहां से कई 100 किलोमीटर डिस्टेंस के एक दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां से बाइक में वो एक्सप्लोजिव डालते हैं, वहां से फिर बाइक को चला के लेकर, पहले तो एक्सप्लोजिव यहाँ से उठा के वहां तक लेकर जाया गया। हाँ, रास्ते में पकड़ा जा सकता है, पकड़ा सकता था, ठीक है। फिर वहां उन्होंने आईडी तैयार की। हाँ, फिर वहां से वो मोटरसाइकिल चला के लाए एक पॉइंट तक जहां पे एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर था, वहां से मोटरसाइकिल हैंडओवर हुई और वो मोटरसाइकिल लाके मालेगांव में लगाई। आई जस्ट बिकम क्यूरियस, आई जस्ट वांट टू सी दैट देवलाली से इंदौर कितना दूर है। नहीं, देवलाली से इंदौर, और इंदौर से मालेगांव। हाँ, और वो चला के लाई गई, मतलब ना तो उसको पकड़े जाने का डर है और ना ही उसको उसके फट जाने का डर है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग जी। तो हाँ, आप बात कंटिन्यू करते रहिए, मैं जरा क्विकली इसका देख लेता हूँ क्या नाम है, कितने तो जी। ये सपोजिटली 8 hours, it's 425 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग। वो this is nice। and मालेगांव is just I think 1-1.5 घंटे की डिस्टेंस पे देवलाली से। अच्छा, और मालेगांव रास्ते में पड़ता है। हाँ, सो देवलाली से देखिए आप, मैं आपको जस्ट आई डोंट नो which one। हाँ, देखिए इधर पे मालेगांव रास्ते में पड़ता है। नासिक से आप मालेगांव से जलगांव, देवलाली से ये है मालेगांव। हाँ, ये है इंदौर। हाँ, तो इनका कहने का मतलब जो एटीएस की जो कहानी थी, कहानी के हिसाब से यहाँ से निकला एक्सप्लोजिव, वो गया इंदौर, और बाइक में डाला उसको, और बाइक में डाल के बाइक में एक्सप्लोजिव के साथ में वापस लेके मालेगांव और वहां पे ब्लास्ट किया, जिस ब्लास्ट से बगल का शीशा भी नहीं फूटा। करेक्ट, ठीक है जी, ठीक है। और पेट्रोल की टंकी में आग भी नहीं लगी। ठीक है। और जिससे कोई मरा भी, जिससे कोई मौत भी नहीं हुई। अब उसके बाद जो कहानी हुई है कि एटीएस हैज कॉल्ड अप दी, जो भी एफएसएल का टेम्पररी स्टाफ है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है वो, हाँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग द डायरेक्टर, और डायरेक्टर से मतलब आप हम लोग आरटीआई बोलते हैं ना, हाँ, तो सीआईसी है। जब मैं आरटीआई फाइनली सीआईसी को भेजता हूं तो सीआईसी डज नॉट सी द आरटीआई, ही डेलीगेट्स द पावर टू वेरियस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जनरल के, भैया इसको करके दो। सो सिमिलरली इट गोज टू द डायरेक्टर एंड डायरेक्टर विल डेलीगेट। हाँ, पर यहाँ तो इनको मालूम है कि इसी को बुलाना है, somebody who's playing up to them, हाँ, करेक्ट, ठीक है। फिर उसी को आप लेके वहां जा रहे हो। एक फॉरेंसिक का एक और ऑफिसर या जो भी जिसने टेप को सुना और उसने एक वॉइस, सपोजिटली इनके पास कोई कॉल रिकॉर्ड्स थे, हाँ, ठीक है, कॉल्स थी इनके पास। तो अब क्या होता है कि somebody has to certify, तो आप परमिशन लेते हो और मजिस्ट्रेट से, और मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस के अंदर आप वॉइस सैंपल लेते हो। तो कल पुरोहित का वॉइस सैंपल लिया गया 2009 में। 8 एंड का ये आफ्टर नहीं, नॉट एग्जैक्टली, मतलब 8 एंड में हुआ तो आप 9 लेके चलो। तो एक ये एक्सपर्ट लेकर आए जो कि वॉइस सैंपलिंग का एक्सपर्ट है बंदा, और उसने 2009 में ये सर्टिफाई किया कि ये जो आवाज रिकॉर्ड की है पुरोहित साहब की, और ये जो फोन के अंदर कॉल में रिकॉर्ड है, वो एक ही है। और जिसने की वो उसको करने के लिए he has to be a specialist. And now the question came कि भाई तुम्हारी स्पेशलाइजेशन क्या है? तो पता चला कि उसने 2010 में उसके अगले साल उसने 5 दिन का कोई डेफ एंड डम्ब के साथ कम्युनिकेशन का कोर्स किया। That too later on. अब आप देखिए कि इस आदमी के कहने पर सर्टिफिकेशन के ऊपर कम से कम 25 और ऐसे केस हैं
जिसके अंदर लोग जेल काट रहे हैं। वो ये अपने आप में, ये भी अपने आप में, सिर्फ ये अपने आप में एक फिल्म है। हाँ हाँ। मतलब आप देखिए कि कहां तक गेम खेला गया है। तो एक आदमी जो कि सर्टिफाई करने के लिए, मतलब ही इज नॉट इवन क्वालिफाइड टू सर्टिफाई, उससे कर्नल पुरोहित के साउंड सैंपल मैच करा के, अगर हम 2010 में भी उसका बोलते हैं कि इसने सर्टिफाई, जब इसने 2009 में सर्टिफाई किया तो ही वाज नॉट इवन ट्रेन्ड फॉर दिस डेफ एंड डम। इसको तो छोड़ दीजिए, बाकी को तो छोड़ दो कि उसने डेफ एंड डम वाला कोर्स किया। इनफैक्ट मजेदार बात यह है कि कोर्ट के अंदर जज साहब भी बोले कि मुख बगीर सर्टिफिकेट पे तुम जो है ना, मतलब इतने बड़े एंड टेररिज्म का केस आप हैंडल, मतलब, और जब ये इशू उठी कि हाउ शॉडी, मतलब ही कुड नॉट इवन, दैट एफएसएल चैप कुड नॉट इवन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली कि हाउ डिड ही कम टू दिस कंक्लूजन की आरडीएक्स। उसके पास एक मदर सैंपल होता, वो तक नहीं था। जब पूछा मदर सैंपल कहां से लाए, ही सपोज टू गेट दैट मदर सैंपल इफ देयर इज अ नेशनल लेवल पे सीएफएसएल है, उसके बाद स्टेट्स के हैं, तो हर एसएफएल की एक स्पेशलाइजेशन होती है। तो एक्सप्लोजिव की जो स्पेशलाइजेशन है वो सीएफएसएल चंडीगढ़ की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उधर से मंगवाइए। फिर देयर आर सर्टेन, उसने एक जेनरिक टेस्ट किया है। नहीं, मैं अब इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आपकी बात को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया कि कर्नल पुरोहित जिस सेफ हाउस में इन्होंने एक्सप्लोजिव रखा था, तो वो एक्सप्लोजिव आरडीएक्स ही था। हाँ। जब ये इन्वेस्टिगेट किया हुआ सैंपल और सारी उसको जब फर्दर क्वेश्चन किया गया, ठीक है, तो उसने बताया कि भाई ये लेट मी आल्सो, जी जी, हम एक जगह पे कुछ मिस कर गए। वो मिस ये कर गए कि जब वो एफएसएल वाला जब साइट पे पहुंचा इन्वेस्टिगेट करने ब्लास्ट साइट पे, तो ही इज द वन हु इज सपोज्ड टू पिक अप द सैंपल्स एंड सील देम। जब हम पंचनामा बोलते हैं, जनरली एक पिक्चर में होता है कि एक लाश पड़ी है, बोला इसका पंचनामा। पंचनामा कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच, जो हम सरपंच में भी यूज करते हैं, 5 लोग कि 5 लोगों के सामने आप इसको सील करते हो और उनके साइन लेते हो कि हाँ ये ऐसे हुआ। सिमिलरली जो एविडेंस आपका है वो एविडेंस भी पंच होना चाहिए, सामने साइन होना चाहिए। अब वो एफएसएल वाला करेगा। उसने आके बोल दिया पुलिस वालों को, उसने एंड ही हैज टू देन सर्टिफाई कि मेरे सामने मैंने इसको सील किया, इसको प्रोसीजर से किया। फिर जब वो जाता है, एक चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं हम इस चीज को। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है कि आपने चीज उठाई, उसको आप सील करेंगे, उसके बाद आप मेरे को भेजेंगे, उसके साथ एक लेटर चल रहा है कि एट सो एंड सो टाइम दिस वाज सील्ड इन प्रेजेंस ऑफ सो एंड सो एंड दिस रीच टू हियर एंड देन सेंड टू मी। उसके बाद मैं जब खोलूंगा तो मैं खोलूंगा द सेम वाज रिसीव्ड सील्ड in the shown in presence of so and so, the seal was open for the purpose of analysis, the evidence was brought in, and after the analysis the evidence was again sealed. Correct. In the presence of so and so. आजकल with the video thing coming in, अब वो वीडियो के सामने होता है, वो ऐसे करके दिखाता है। इस केस में क्या हुआ? इस केस के अंदर जब उसने पुलिस वालों को बोला कि तुम इसको करके ये चीजें यहां से उठाओ, तो जब वो उठा ली तो पुलिस वाले ने जब भेजा तो एक प्लास्टिक की बोरी के अंदर उठा के बिना सील किए हुए वो सारा का सारा सामान एफएसएल में भेज दिया। अब वो कहां, पहले ही आपने साइट आपकी कॉन्टेमिनेट है, वो बीच में उसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या उठा है, क्या नहीं मिला। इस बीच में एक दंगा भी हो गया है जिसमें साइट कंटेमिनेट हुई है। हाँ, जिसमें साइट कंटेमिनेट हुई है, ठीक है, वो रात को हो गया था दंगा, अगले दिन सवेरे पहुंचे। दूसरा, जब आपका बॉम्ब डेटोनेट हुआ है तो इनको कहीं पे भी कोई डेटोनेटर का पार्ट ही नहीं मिला है। जिस बॉम्ब से शीशे नहीं टूटे, इनको डेटोनेटर का एक टुकड़ा नहीं मिला टू प्रूव कि ये डेटोनेट हुआ था, तो कैसे हुआ था, ये फटा भी नहीं फटा, ये भी नहीं मालूम अभी क्लियर। और दोनों को डिटोनेट करने के लिए अलग अलग डेटोनेटर चाहिए, वो दोनों एक्सप्लोसिव्स ही अलग हैं। 2 अलग एक्सप्लोसिव के कॉम्बिनेशन से वो बॉम्ब ऐसा क्लेम है कि बनाया गया था। हाँ। और उसको डिटोनेट करने के लिए एक जो डिटोनेटर चाहिए था, जो डिवाइस चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। हाँ। जो डिटोनेट जिससे हुआ होगा वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है। अब जब आपके पास जब ये सैंपल आए तो आपने क्या बोला कि ये जो मोटरसाइकिल में लगा है ये वही चीज है जो कि सुधाकर चतुर्वेदी के उसमें से मिला। ठीक, घर पे जो हाँ,
ये घर में वही- जो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजिव का जो बोरा मिला और और जो नीचे की यहाँ पे एक्सप्लोजिव रखा गया था तैयार करने के लिए, तो वो फर्श पे मिला। हाँ तो पहली बात तो हम इस बात पे आ गए थे कि जब भागड़े आया था तब वहां कोई थैला नहीं था, हाँ ठीक है। फिर एक दिन एसटीएफ वाले आ गए, उसको एटीएस वाले आके सील कर गए, जब पूरे का अरेस्ट दिखा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सील खोली तो बैग भी मिल गया, फिर बैग मिल गया। ओके ठीक है। तो ये तो प्योर पैडिंग हो गई, आप किसी को फंसाना चाह रहे हो, आपने वो गेम खेला है। उधर जो आप बोल रहे हो आरडीएक्स, वो आरडीएक्स नहीं निकल रहा है, ठीक है। फिर जब उसकी एनालिटिक की गई है तो जो प्रोसीजर है वो पूरे प्रोसीजर नहीं फॉलो किए गए हैं। इनफैक्ट 2006 के भी उसी आदमी ने किए थे, और दोनों के अंदर जो डिटेलिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ डिटेल्स हाँ डिटेलिंग जो है ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो बिल्कुल ये वाला बिल्कुल शॉर्टी वर्क है। फिर आप एक बंदा ले आते हो जो वॉइस सैंपलर, वो भी नहीं निकल रहा है, वो जिसने डेफिनेटली का अगले साल कोर्स किया, हाँ अगले साल कोर्स किया। उसके पास कोई कोर्स, कोई सर्टिफिकेशन नहीं था ऑन बेसिस ऑफ विच मैं सिर्फ अगर 2009 वाली बात लेके चलता हूँ तो उस टाइम पे वो अगर आप एलिजिबल ही नहीं था। एलिजिबल ही नहीं था। अगर आप इसका कहने का मतलब एक जो है ना एक जो है ना फोरेंसिक्स का आदमी आता है जिसको डायरेक्टली बुला लिया जाता है हाँ। विदाउट हेड को इन्फॉर्म इन्फॉर्म किए किए हुए। हुए, वो अपना इन्वेस्टिगेशन बहुत ही शॉर्टी करता है, पैकेजिंग चेन ऑफ क्या बोला आपने, chain of custody वगैरह कस्टडी को मेंटेन नहीं करता। हाँ। दूसरा एक आदमी आता है जिसके पास कोई सर्टिफाई करने का कोई उसके पास पावर कोई उसका मतलब course नहीं है। हाइपोथेटिकली हम कहते हैं कि चलो उसने 2010 में जो कोर्स किया हाँ। और वो एक्सेप्टेबल है, वो भी डेफ एंड डम वो भी डेफिनेट डम, वो भी एक्सेप्टेबल है, तो भी 2009 में तो क्वालिफाइड नहीं था वो डेफिनेट डम वाला कोर्स के लिए भी। सो दैट इज द लेवल ऑफ जिसमें आपने एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के इतने बड़े ऑफिसर को जिसको जो प्रूवन था कि वो दुनिया देश भर में टेररिज्म को टैकल कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। बहुत अच्छे से कर रहा है और ट्रेन कर रहा है। फर्दर ही इज बिकमिंग प्रॉब्लम फॉर टेररिस्ट। हाँ। स्लीपर सेल एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, He was busting lot of things. he was busting कैसे स्लीपर सेल्स को जो कि कहीं किसी जगह पे सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, हाँ। उनको रिकॉग्नाइज करना और उसके बाद में उनको अनकवर करने का डिवाइस ही वाज क्रिएटिंग। ऐसे आदमी को फंसा के और ऐसे तरह के स्टोरी इन्वेस्टिगेशन फंसा के अब आगे आइए आप, जी जिस इंस्पेक्टर ने अरेस्ट किया, जी एक केस जो है वो जिस इंस्पेक्टर ने केस किया उससे सिंपल सी बात पूछी गई है कि भाई तेरे पास कुछ तो होगा जिसके बेसिस पे तूने आके अरेस्ट किया। He had only one line to say कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे को हेमंत करकरे के डायरेक्शंस थे, मैंने उसके बेसिस पे अरेस्ट किया। मतलब द एंटायर इन्वेस्टिगेटिंग टीम was looking up at one person. एंड देन God bless his soul. 10% सोल कुछ दिनों के बाद में वो 26/11 में हाँ, वो 26/11 के अंदर मारा गया, हो गया वो। और मैं आज बोल रहा हूँ कि 26/11 में वो तुक्के में मरा है।